मैं जब भी कुछ अपने देश की भूतकाल के विषय में उसकी उत्कृष्ट जो संस्कृति आदि की चर्चा किसी से करता हूँ तो मेरे सामने विशेषकर जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्टों के सामने से वही बात आती जो सुबह मैंने कहा था कि जो संस्कृति स्वयं नष्ट हो चुकी है वो तो कमज़ोर है ही, उस पर चर्चा करनी नहीं चाहिए। तो उसके बाद ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इसको समझने का मैंने कोशिश किया। जैसे विजय जी ने बताया है, हमारी संस्कृति 1 अरब 96 करोड़ वर्षों से चली आ रही है, पर इसमें थोड़ी सी और स्पष्टता की आवश्यकता है। कंटिन्यूटी है पर लगातार एक समान नहीं चल रहा था। ऐसे कई घटनाक्रम इस धरती पर हुए हैं कि मनुष्य जाति लगभग खत्म होने तक आकर फिर वापस डेवलप हुआ है, जिसमें सबसे जो नवीन जो लेटेस्ट है वो है करीब 74,000 वर्ष पहले, जिसको तोबा एरप्शन कहते हैं। तोबा एक आइलैंड है इंडोनेशिया में, जहाँ एक ज्वालामुखी उस समय 74,000 वर्ष पहले फटी थी और उसमें से इतना ज़्यादा डस्ट और गैस, लावा की तो कुछ कह ही नहीं सकते, आया था कि लगातार 6 दिन इस धरती पर अंधेरा रहा था। और उसके बाद, यानी मेरी अपनी कोई नहीं है, नेट में आपको सारी बातें मिलेंगी, 1000 वर्ष तक कहते हैं कि इस धरती पर तापमान एवरेज 15 डिग्रीज कम हो गया। तो एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्रीज कम हुआ का मतलब आप समझते हैं क्या हुआ होगा। जेनेटिकल एनालिसिस के अनुसार वो लोग कहते हैं, जिन्होंने एनालिसिस किया है मनुष्यों का, कि उस समय उसके बाद 1000 वर्ष बाद करीब 3000 से 10,000 के मध्य संख्या के ह्यूमन पेयर्स बचे हुए थे, जिनका वंशज आज हम हैं। मैं अपने इस आगे के वक्तव्य में मैं सिर्फ वही बातें रखूँगा जो आधुनिक जो लोग जिस मापदंड को मानते हैं। मैं पुरानी चीज़ों को शायद ना लाऊं, बहुत आवश्यक हो तो कोई चीज़ लाऊं, क्योंकि ये मैं उस दृष्टि से कह रहा हूँ कि जो उनको हमें उत्तर देना है। यानी उस एरप्शन से पहले चाहे जितना हमारी संस्कृति मनुष्य जाति की किसी भी देश में उन्नत हुई हो, इस एरप्शन के बाद क्या हुआ होगा? नाश हुआ होगा। वो एक उदाहरण है। अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है कि करीब 150 वर्ष पहले मद्रास, चेन्नई में बर्फ भी गिरी थी और बहुत ठंड पड़ा था। मद्रास में बर्फ गिरने की बात, और बहुत पुरानी बात नहीं है, 150 वर्ष पहले की। किन किन को पता है? 1 2, ठीक है। अरे आर्कियोलॉजी में ज़्यादा रुचि नहीं है। उस समय क्रोकाटाऊ एक वाल्कनो था जिसका एरप्शन हुआ था। उसका भी कुछ ऐसी स्थिति थी, पूरा जो है उसका डस्ट ढक गया था। 2-4 साल अंग्रेज तो यहाँ शासन कर रहे थे, पर अपने देश में भूखे मर रहे थे, इतना ठंड हो गया था उस कारण से। 1-2 साल तो बहुत हाहाकार मचा था वहाँ। ऐसी घटनाएं इस धरती पे होती रहती है। भगवान ने इस धरती को बनाया है, पर इस धरती की अपनी एक सीमा है। इस धरती में बहुत से मेटल्स जो है कोर में है, और वो मेटल्स कोर से ऊपर आना भी आवश्यक है ताकि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होवे। और ऊपर आना है तो उसकी प्रक्रिया यही कि धरती को फाड़ के आना पड़ेगा। अब जब आएंगे तब उत्पात मचाएंगे, और उसको यदि लाभ उठाना है तो झेलना भी पड़ेगा। और साथ साथ में जो बहुत मजबूत जो मिट्टी है, अलुवियल या अलुवियल भी नहीं, उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, वॉल्केनिक डस्ट जहाँ गिरता है ना, वो शायद इतना यानी मजबूत होता है फसल के लिए। पूरा इंडोनेशियन बेल्ट आप देखेंगे जो टेक्टोनिकली बहुत एक्टिव है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है वहाँ की। जी ब्लैक साइल है वो। तो
यदि धरती को उपजाऊ बनाना है तो भी शायद इस प्रकार के एरप्शंस बीच बीच में हो, वो आवश्यक। भगवान की ये व्यवस्था है इसमें, क्योंकि प्रकृति जो है सत्व रजस तमस तीनों से बना है। इससे कुछ लाभ है, कुछ नुकसान भी। हर चीज से लाभ है तो नुकसान भी है, नुकसान भी हमें झेलना पड़ेगा। तो अब उस तोबा एरप्शन के बाद मुझे लगता है उसके बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, जो कि हरप्पन सिविलाइजेशन से और दुनिया के पुराने उस समय के विभिन्न स्थानों में एक आइसमैन, आप कोई जानते हैं? आइसमैन नहीं जानते? नहीं, एक स्केलेटन मिला था लगभग 5000 वर्ष पुराना आल्प्स माउंटेन्स में, इटली के ऊपर जो आल्प्स है उस पे एक स्केलेटन मिला था जो कि करीब 4500-5000 वर्ष पुरानी इस प्रकार की बात है। उसके एनालिसिस करने पर पता चला कि एक तो वो शेव किया हुआ था, बाल जो है उसका एनालिसिस किया तो शेविंग की व्यवस्था उस समय थी, और उसकी चमड़ी पर कापर की पार्टिकल्स मिले तो उससे पता चला कि वो कापर स्मिथ था। उसके पास धनुष भी था, बाण भी थे, और आल्प्स पे चलने लायक वहाँ यानी उस वातावरण, उस ठंड को सहने लायक उनके सारा ड्रेस था। उनके आंतड़ी का जो एनालिसिस किया उससे पता चलता है कि गेहूं को पीसकर उन्होंने खाया, क्योंकि गेहूं जब पीसा जाता है तो उससे ग्लूटिन निकलता है, ग्लूटिन उसमें पाया गया। ये सब 4-5 हजार साल पहले यूरोप की उस जगह जो कि सबसे ज़्यादा एक निकृष्ट स्तर की एक माना जाता है एक सिविलाइजेशन की, वहाँ भी इतनी उन्नति थी। अब आते हैं हम भारत में। हरप्पन सिविलाइजेशन को जब हम देखते हैं बिल्कुल स्पष्ट है कि वहाँ कोई कमी नहीं थी। मनुष्य सुखपूर्वक रहे, अटैच्ड लेट्रिन बाथरूम, अंडरग्राउंड सीवेज और हाइड्रोलिक्स का इतना अच्छा वहाँ उपयोग हुआ था। आप ये है धोलावीरा है ना, ये गुजरात में धोलावीरा एक केरल के साथ समुद्र को अटैच करते हुए वहाँ पूरा पानी भरा जाता है, उसमें नाव जो है उसमें से निकलता है, फिर खाली भी करने की सारी व्यवस्थाएं हैं। ऐसी जो सभ्यता वो नष्ट कैसे हुई, ये प्रश्न है जी। जी, घर के बाहर की तरफ थे और वहीं से सीवर के साथ उसका कनेक्शन था। हाँ, अंदर नहीं थे, एकदम एंट्रेंस में, और सीवर का कनेक्शन वहीं से वही था। हाँ जी, सरस्वती वैली सिविलाइजेशन का रिसर्च आया जी, हड़प्पन के पहले भी हमारा जो सरस्वती। हाँ नहीं, वो मैं इस पे आ रहा हूँ। वास्तव में अभी जो IIT खड़गपुर ने जो रिसर्च किया है वो उसको 7000 वर्ष पुराने तक ले गए। वास्तव में तो वहाँ 9500 पुराने भी बलूचिस्तान में हमें मिलते हैं एक्सकेवेशंस में, पर एवरेज में लिया होगा 9500 का एक हाथ कोई चीज़ मिला होगा, पर एवरेज जो है 7000 वर्ष पुराने तक IIT खड़गपुर ने बिल्कुल निश्चय किया है। वहाँ से तो वो आ रहा था, और 7000 वर्ष पुराने शहर थे। मैं अभी बिल्कुल अपनी संस्कृति को छोड़ रहा हूँ, इनकी अपनी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस उसी की बात कर रहा हूँ। यदि शहर 7000 वर्ष पुराना हो तो एक ग्रामीण और अग्रेरियन सोसाइटी, एक साधारण सी, वो कब से डेवलप होना शुरू हुआ होगा उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। पर ठीक है, कम से कम 7000 तो ये माना गया है अपने IIT खड़गपुर से। पर मैं अब इसका बिगाड़ की बात जो कर रहा हूँ, लगभग 4-4.5 वर्षों के बीच में, विशेषकर 4000 और 3500 के आसपास भी कई साइट्स मिले हुए हैं। 4000 एवरेज मान सकते हैं। 4000 वर्षों के यानी उस आज से 4000 वर्ष पूर्व इनका बिगड़ना शुरू हुआ, यानी वो अबैंडन करके लोग चले गए, इस प्रकार का सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कहते हैं। अब उसके पीछे जो है चार कारण मेरे एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के शायद जहाँ तक मुझे ध्यान है
नहीं, 2013 का जो उसका संस्करण था डीवीडी का, उसके अनुसार 4 कारण उन्होंने जो बताया था वो हिंदी में मैं बता रहा हूँ। एक तो जनसंख्या की वृद्धि, उस कारण से संसाधनों की कम होना, नेचुरल रिसोर्सेज से डिप्लीट होना, और उसके साथ साथ कुछ पर्यावरण में कुछ समस्याएं आई हैं, मानसून चक्र वगैरह बिगड़ा होगा इत्यादि। एक पहला कारण उन्होंने बताया। 4 संभावित कारण हैं। दूसरा कारण है अचानक आए कुछ प्राकृतिक आपदाएं, जैसे भूकंप आदि के कारण टेक्टोनिक प्लेट राइज हुआ, उससे सरस्वती नदी में जाने वाला जो धारा है वो स्रोत डाइवर्ट होकर यमुना में चला गया और यहाँ सारा सूख गया। तीसरा है, वैसे ये मैं आपको पुस्तक जो है सबको PDF भेजने वाला हूँ, उसमें सब बातें हैं। आसपास की जो जनजाति के लोग हैं वो नगरों पे आक्रमण किया और वहाँ तहस नहस कर दिया और उन सबको भेज दिया, वहाँ से जाने के लिए विवश कर दिया। कुछ ये है। और चौथा है, कोई ऐसे बहुत बड़ी महामारी जैसे प्लेग वगैरह कुछ हुआ है जिससे कि आवाज तो आ रही है ना पीछे तक। ये 4 कारण बताए गए। अच्छा, अंग्रेजी में भी शायद है, मैं पढ़ूंगा इसको। There is no general agreement regarding the causes of the breakdown of Harappan urban society. Broadly speaking, the principal theories thus far proposed fall under 4 headings. The first is gradual environmental change, such as a shift in climatic patterns or consequent agricultural disaster, perhaps resulting from excessive environmental stress caused by population growth and over exploitation of resources. यानी वो चेंज जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज के द्वारा हुआ है। Second, some scholars have postulated more precipitous environmental changes such as tectonic events leading to the flooding of Mohenjo-daro, the drying up of Saraswati river or other such calamities. Third, it is conceivable that human activities such as invasions by tribes people from the hills to the west of the Indus Valley, perhaps even Indo-Aryans, contributed to the breakdown of Indus external trade links or more directly disrupted the cities. The fourth theory posits the occurrence of an epidemic or a similar agent of devastation. अब मैं इन चारों की बात सोचना चाहूँगा। हड़प्पन सिविलाइजेशन की उनकी रहन सहन आदि सारी बातें देखें, बिल्कुल पर्यावरण के साथ एकात्म होकर जीने की बात वहाँ दिखती है। बहुत डेवलप्ड भी थे, पर ऐसा कोई जैसे आज हम फॉसिल फ्यूल का प्रयोग करते हैं और बहुत ज़्यादा अति डेवलपमेंट या उस प्रकार की कोई बात नहीं दिखती। इवन मड ब्रिक्स का प्रयोग किया, फायर ब्रिक्स भी कम प्रयोग किए हैं। मड ब्रिक्स का जो प्रयोग कर सकते हैं किला बनाने के लिए, तो उनके ऊपर ये आरोप जो है, जो पहला वाला कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेस, वो बनती नहीं है। तो दूसरा है, दूसरे की बात मैं अंत में करूंगा। तीसरा जो है, ट्राइब्स पीपल आकर उन पर आक्रमण किया, तो ठीक है आक्रमण कर दिया, तो वो क्यों नहीं रह रहे इतने अच्छे शहरों में? तो थर्ड भी नॉट वैलिड। फोर्थ जो है, एपिडेमिक की बात हम सोच भी सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा यहाँ में बताना चाहूँगा। ये जो विस्थापन जो हुआ है, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, डिसप्लेसमेंट जो हुआ है, इसकी एरिया की हमें कल्पना पहले करनी चाहिए। वेस्ट साइड इट स्टार्ट्स फ्रॉम बलूचिस्तान, राइट साइड जो मटेरियल उपलब्ध हुआ था उसमें मीरठ लिखा हुआ था, पर उसके बाद जो है काम्पिल, जिसको काम्पिल या नगरी कहते हैं, फर्रुखाबाद के आसपास है, उसको भी ये सिद्ध कर दिया कि हड़प्पन साइड। तो यानी बलूचिस्तान से लेके यहाँ फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ साउथ की बात जो है, नॉर्थ में क्या है वो अखनूर नियर जम्मू, और साउथ में आपकी यही पास में डायमाबाद है।
डायमाबाद है, यहाँ कहाँ से पूना से इस तरफ जाके फिर दक्षिण कोल्हापुर मीरज से ऊपर जो आता है ना रेलवे लाइन, कहाँ तक आता है? पुणे से आप ईस्ट में जाएंगे, क्या आता है वहाँ? शायद औरंगाबाद जाके फिर साउथ जाता है। पुणे से ईस्ट जाके फिर साउथ जाता है। पुणे से मनमाड़ या कुछ औरंगाबाद ऐसा ही है, मनमाड़ शायद है। वहाँ से जब साउथ जाएंगे रेलवे ट्रैक से, मैंने कई बार, क्योंकि मैं अपने खनेरी मठ जाता रहता हूँ उसी रूट में, रेलवे लाइन से यानी ट्रेन से दिखता है वो लिखा हुआ डायमाबाद आर्कियोलॉजिकल हड़प्पन साइट, ऐसा वो यही है। यानी यहाँ से कहाँ तक? जम्मू तक। और वैसे कुछ साइट्स शायद तमिलनाडु के आसपास भी, और कुछ मेरी आर्कियोलॉजी के अनुसार भी प्रयास चल रहा है, वहाँ कुछ उस समय की हड़प्पन टाइम की कुछ चीज़ मिले हैं या मिलेंगे, ऐसा कुछ है, कुछ ऐसा है। पर इतना तो कंफर्म है, साइट है, वहाँ तो कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले होंगे। तो ये कितना एरिया होगा आप कल्पना कर सकते हैं? 12.5 लाख वर्ग किलोमीटर। ये बात मैंने अपने राजतंत्र में लिखी है। 12.5 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया में विस्थापन हुआ है, तो एपिडेमिक कारण नहीं बन सकता। कोई भी एपिडेमिक इतना बड़ा एरिया में, भारत जैसे देश जहाँ आयुर्वेद जैसे शास्त्र है, संभव नहीं है। सेकेंड है तो मुझे बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कुछ हिस्से में। पहला हेतु भी अभी IIT खड़गपुर वालों ने मानसून रोग हो गया, मानसून बिगड़ गया था, एक कारण वो बताया है। और सेकेंड हेतु जो टेक्टोनिक प्लेट राइज, और कुछ कई विद्वानों का मानना है कि अराउंड 3800 ईयर्स टू 4000 ईयर्स, वो 200 ईयर्स जो टाइम रहा है ग्लोबल एरिड पीरियड था। पूरे धरती पर उस समय अकाल पड़ा था। तो उस कारण से यहाँ की अनेक नदियाँ, सरस्वती और उसकी ट्रिब्यूटरी सारे सूख गई होगी। यानी वेस्टर्न साइड जो है वो काफ़ी कुछ उस पर दबाव आया होगा और वो डिस्प्लेस हुए होंगे। तो एक सामान्य रूप से, और बल्कि मैं सत्याग्रह प्रकाश में कहूँगा स्वामी दयानंद जी ने भी महाभारत युद्ध के बाद ये बिगाड़ माना है, और उसको मानेंगे तो महाभारत युद्ध वह कारण बन जाएगा। और महाभारत युद्ध यदि कारण है तो हमारी संस्कृति में कमी है, जो कि मुझे स्वीकार नहीं है। तो महाभारत के समय जी, महाभारत का जो युद्ध हुआ है जी, वो सरस्वती के प्रचार नहीं हुआ। हाँ, कुरुक्षेत्र जो है वो असल में वो क्षेत्र भी चुना इसलिए था कि बहुत हरा भरा था सरस्वती नदी के तट पर, कि युद्ध में इतने सारे घोड़े हाथी जो आ रहे थे उन सबको पर्याप्त घास आदि की आवश्यकता थी, जिससे वो एरिया चुना गया। तो वो ठीक है, यानी उसमें कई न्यूक्लियर रेडिएशन आदि की भी बात है, वो अभी हो भी सकता है, मैं डिले नहीं करता हूँ। पर ये घटना हुई है, महाभारत को हम मानते हैं तो ऑलमोस्ट कलयुग के समाप्त होने से, शुरू होने से कुछ पहले 5200-300 साल कुछ इतना पुराना है। 500-200 नहीं, बल्कि 5200 से भी कुछ कम, 150-200 इतना कुछ। हाँ वही 3102 नहीं। अभी देखिए, अभी 5118वां वर्ष चल रहा है। 18वां वर्ष चल रहा है। इससे कुछ ज्यादा होगा, क्योंकि श्री कृष्ण की जो अवतार समाप्ति, देहावसान, उसके बाद हाँ, यानी 5150 के आसपास, 5150 इतने वर्ष पुरानी बात है युद्ध। और ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वहाँ से लेकर देखेंगे तो कम से कम 1500 वर्ष है बीच में, या 1400-300 वर्ष कम से कम गैप है। जो भी कुछ हुआ है इतने बाद उसका इफेक्ट हुआ हो,
यह भी बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है और टेक्टोनिक प्लेट रेस कुछ और ही विषय है। पर कुल भी जाके एक ये दैवी घटना है, जैसे मेरे तोबा इरप्शन की बात की थी जो कि इस पूरी मनुष्य जाति समाप्त हो गई थी। इस प्रकार की घटनाएं घटती है, उसी के अंतर्गत ये एक घटना है जो उस समय घटी थी। इसके अतिरिक्त और कोई कारण मिलता नहीं। तो इसमें अपनी संस्कृति की किसी प्रकार की कमी होने की बात नहीं आती। एक दैवी घटना है, घटी है, उसको झेलना ही पड़ेगा। अब उसके विषय में गॉर्डन चाइल्ड है, बहुत बड़ा इतिहासकार है, हड़प्पन संस्कृति के बारे में लिखा है, वो भी मैं थोड़ी सी उनको पढ़ना चाहूँगा। उनका पुस्तक है न्यू लाइट एट द मोस्ट एंशिएंट ईस्ट, इंडिया कन्फ्रेंस इजिप्ट एंड बेबीलोनिया बाय द 3rd millennium BC है यहाँ, with a thoroughly individual and independent civilization of her own, technically the peer of the rest, and plainly it is deeply rooted in Indian soil. The Indus civilization represents a very perfect adjustment of human life to a specific environment. इस पे मैं बहुत ज़्यादा जोर देना चाह रहा हूँ। एक वेस्टर्न इतिहासकार है जो कहते हैं कि the Indus Valley civilization represents a very perfect adjustment of human life to a specific environment, and it has endured. It is already specifically Indian and forms the basis of modern Indian culture. यानी कोई डिस्कंटिन्यूटी वो नहीं मान रहे। प्रेजेंट कल्चर का बेसिस वही मान रहे हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते समय कई बार अपने मन में आता है कि वो कोई और है। ऐसे हमारे दिमाग में काफी जोर से बिठाया हुआ है, वो कोई और नहीं है, हम ही थे, हमारे ही पूर्वज थे, हमसे सीधा संबंधित थे। अब संकट जो है उसके बाद की है। डिस्प्लेसमेंट हुआ है का मतलब है वहां रहने लायक स्थिति नहीं थी, और उसका मुख्य कारण वाटर की अनुपलब्धि। यही एक कल्पना हो सकती है क्योंकि जल पर आधारित सारा समाज था। अब उन शहरों को जब हम देखते हैं, इतनी व्यवस्थित और इतने ह्यूमन एफर्ट के द्वारा बनाए गए हैं, वैसे कोई झोपड़ी तो है ही नहीं वो। उनको छोड़कर किसी को जाना जब पड़ता है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी अनिवार्य स्थितियां थी कि इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं। और वहाँ हमें एक पुरातत्ववेत्ता जो उसका अन्वेषण अब किया है, कर रहे हैं, किसी प्रकार की हथियार या और कोई चीज़ उपलब्ध नहीं होती। एक आध कोई हुआ होगा पर एक व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं। जितने स्केलेटन्स मिले हैं उनकी हड्डियों में किसी भी प्रकार का जो घाव होने के मार्क्स नहीं है। यानी बाहर से आक्रमण, दो संस्कृतियों के आक्रमण की जो बात आती है, या द्रविडियंस कहते थे आर्य आके आक्रमण किया इत्यादि, ये सब फालतू बातें हैं, इनका कोई संबंध नहीं। अब इनको छोड़ना उनकी मजबूरी थी, फैक्ट्स तो यही कहते हैं। और प्रसंगवश में एक बात जरूर मैंने कहा नहीं कहा, दोबारा मैं कहूँगा तो, कि उस समय हुआ क्या था, एक यानी अंग्रेजों का एक बहुत बड़ा प्रयास था वेस्टर्न इंडिया में विशेष रूप से, कि ग्रीक कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कि यहाँ ग्रीक संस्कृति थी, उसके अन्वेषण का बहुत उनका प्रयास चल रहा था। दे वांटेड टू एस्टैब्लिश वेरी स्ट्रांगली दैट द प्रेजेंट सिविलाइजेशन, ये जो भी है, ये ग्रीक के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रभावित है। अब कितनी उल्टी बुद्धि, एक तरफ सेलुकस हमसे हार जाता है, अपनी बेटी को यहाँ देता है। ऐसी संस्कृति, उनकी किसी बात को अपनाना पड़ा जो हमारे अधीन थे। The reason being that the Greek culture is their parent culture. वेस्ट का जो parent culture है, बिल्कुल सही है। ये दो के मिशन से आया है। एक तो Jewish, Hellenic and Hebrew दोनों मिलके। तो एक जो आर्कियोलॉजिस्ट था वो खुदाई करते करते हड़प्पन माउंट्स का खुदाई उन्होंने करना शुरू किया। कुछ ईंटें मिली,
वो उनको दिखाई दिया कि मेरे मतलब का नहीं है, क्योंकि दृष्टि क्या थी, ग्रीक एविडेंस चाहिए उनको। तो उन्होंने देखा है हमारा मतलब का नहीं है, पर इतना तो अंग्रेजों को पता चल गया कि ये बहुत ईंट है। अब अंग्रेज जो है कितने, आप देखते होंगे यदि आप आर्कियोलॉजी जिसका रुचि हो, वो जानते इस बात को कि पुराने कोई भी कुछ पता चलता है, जैसे पिरामिड से या और कोई भी है, यहाँ भी भारत में कोई मॉड्स मिलते हैं, वहाँ बहुत संपत्ति रहती है। स्थानीय लोगों को जैसा पता चला जाके लूट लेते, और क्या लूटते उसमें से, सोना चांदी के सिक्के, या किसी के नसीब में हीरा मोती भी मिल गया हो। पर अंग्रेज कितने गरीब है वो देख लीजिए, उनको ईंट लूटना पड़ा। आप हड़प्पा में देखेंगे उसको रावण शब्द का प्रयोग किया गया। वो ईंट जो है, बहुत से ईंट वहां से उठा के ले गए, और मुल्तान से कहाँ तक रेलवे लाइन बन रहा था, उसके नीचे अब रेलवे लाइन के नीचे पत्थर दिखते हैं ना। अब देखिए हमारे हड़प्पन ईंट पत्थर से भी मजबूत इनको दिखाई दिया कि पत्थर की जगह ईंट लगा दी रेलवे ट्रैक के नीचे। आर्कियोलॉजी पे हम कहते कि अंग्रेज बड़े, वो हमारी संस्कृति के रक्षक फलाना, तो ये काम कर सकते क्या? उनको पता है पुराना कोई मॉड है, इतने ईंट है, तो कोई बड़ा सिटी होगा। बाद में फिर ज्यादा लोगों की दृष्टि में जब आ गया, तो फिर उसका विधिवत वो एक्सकवेशन वगैरह वो हुआ। तो ठीक है, प्रसन्नवश मैंने बताया। तो वो जब जिस समय वहां से लोग छोड़कर गए होंगे, तो ये हुआ है वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया मेनली, और यमुना के इस तरफ, उस तरफ भी थोड़ा सा, पर ज्यादा इस तरफ। तो ये कहाँ गए होंगे? एक तो हिस्सा है भारत के अंदर, गैंजेस प्लेन, गंगा जी कभी सूखी नहीं थी, गंगा जी बिल्कुल हरी भरी हर समय। या दूसरा है उस तरफ, तुर्क की तरफ। जो उस तरफ गए होंगे उसकी तो इतिहास आप देखेंगे, बिल्कुल आपको कंटिन्यूटी मिलेगा। वो क्या है, वो संस्कृति हिटाइट शायद है शब्द, HITITE। ये शायद टर्की के आसपास का एक, वहाँ की एक संस्कृति थी हिटाइट। उसके बारे में जो मिलता है, आप मुझे बहुत पहले देखा था, सर्च करके आप देख सकते हैं। वो उस संस्कृति के बारे में लिखते हैं कि वो वहाँ के आसपास की संस्कृति से मिलती जुलती नहीं है, उसकी भाषा भी अलग थी, उसकी सामाजिक और पॉलिटिकल सिस्टम भी अलग और बहुत डेवलप्ड था। ये जो एक टेम्पल मिलता है इजिप्ट में, अबू सिम्बल, यदि किसी ने नाम सुना हो, अबू सिम्बल एक जगह है इजिप्ट में जहाँ एक टेम्पल मिलता है। वो नाइल नदी के तट पर है, और नील नदी पर एक आसमान है, डैम एक बनाया था। वो डैम बनने पर वाटर लेवल राइज हो रहा था, तो यूनेस्को ने उस पूरे मंदिर को काट के, बड़े बड़े पत्थरों को टुकड़े टुकड़े में काट के, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी प्रकार ऊपर ले जाकर असेंबल किया, क्योंकि वो डूबने वाला था मंदिर लेवल हाई होने पे। ये 3,500 साल पुराना मंदिर है। रामसेस II राजा जो है, वो 2-3 देवताओं के साथ, वो भी देवता बनकर उसमें मूर्ति उसकी है। और वहाँ कुछ वो मिलता है कि वो हिटाइट के साथ युद्ध में हमने बराबरी की है, उसको बड़े ग्लोरीफाई किया उनको। आप समझ रहे हैं ना, उनके साथ युद्ध में हमने बराबरी की है और उसको ग्लोरीफाई किया। तो हिटाइट कितने मजबूत थे वो समझिएगा। अब मुझे लगता है कि वो भी लगभग 4000 साल पुरानी बात है। तो यही लोग वहां गए होंगे, कोई हिटाइट इसके मिलता जुलता शब्द के कोई यानी वंशज होंगे, गोत्र तो कई चलते हैं ना क्षत्रियों का, तो ये हो सकता है। आगे ये जाते जाते शायद ब्रिटेन तक चला गया है। केल्टिक सभ्यता जो पूरा कॉन्टिनेंटल यूरोप में और ब्रिटेन में मिलता है, जूलियस सीजर ने जो उसकी चर्चा की है, उन्होंने कुछ गड़बड़ी ये की। जूलियस सीजर ने जो केल्टिक्स के बारे में लिखा, वो सारे रोमन शब्द का प्रयोग किया, केल्टिक के ओरिजिनल शब्दों का उन्होंने प्रयोग नहीं किया।
उन्होंने कहा इसमें इस समाज में 3 प्रकार के लोग हैं। एक तो ड्रुइड्स जिसका काम पूजा पाठ था, और एक नोबल्स जो वॉरियर्स थे, और बाकी पेजेंट्स। अब हमारी वर्ण व्यवस्था के साथ लगभग मिलता जुलता। सेवक तो होंगे ही, उसके बिना तो समाज चल ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात है केल्टिक भाषा में ड्यूअल जो क्या बोलते हैं, एक तो इंग्लिश में सिंगुलर प्लूरल है हर भाषा में, पर केल्टिक में ड्यूअल भी था। द्विवचन जो संस्कृत में है वो केल्टिक में था। केल्टिक ये उस समय जूलियस सीजर से पहले की यानी पूरा कॉन्टिनेंटल यूरोप की जो संस्कृति थी वो केल्टिक थी, उसका नाम केल्टिक है। तो मुझे लगता है यहाँ से जो लोग गए थे वो वहाँ तक जाकर बसे थे, और जो इस तरफ भारत के अंदर आए थे वो गंगा जी के तट पर यहाँ आके बसना शुरू किया। तो हुआ क्या, यहाँ पहले से तो लोग रहते ही थे गंगा जी पे, और ये एक्स्ट्रा भीड़ जो पूरा यहाँ आया तो पूरे भारत में अव्यवस्था फैल गई। इस बात को समझने की आवश्यकता है। पूरे भारत में व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ गई, क्योंकि वो जो आया उनको भी स्पेस चाहिए जो है, वो अपने जिस प्रकार आराम से रह रहे थे वो भी उनको चाहिए। तो बहुत संघर्ष भी हुआ होगा, क्या क्या हुआ होगा वो सब कल्पना कीजिए। वो कल्पना तब होगा जब इतने ही लोग इस कमरे में और कोई आएंगे। पार्टीशन भी एक एग्जाम्पल है बहुत अच्छा। उस समय जो है हमारी संस्कृति पूरी तरह डिस्टर्ब हो गई। ये मेरी अपनी कल्पना है, और उसकी एविडेंसेस जो है वो मैंने बता दिया। जितने परंपरा से जो विद्याएं आती थी, मुख्य रूप से जो परंपराएं आती थी, शायद उन परंपराओं का नाश उस डिस्प्लेसमेंट के कारण हुआ था। काफी कुछ लुप्त तो हो गए होंगे, और जो श्रेष्ठ आचार्य थे अब वो उठ के यहाँ आए हैं, तो उसका जो जानकारी जो लोगों को पता होना जो होता है, कम्युनिकेशन जो होना है, वो कम्युनिकेशन नेटवर्क हमारी जो थी वो पूरी तरह टूट चुकी थी। नया कम्युनिकेशन नेटवर्क बनने में जो समय लगता उतने में वो चला गए संसार को छोड़ के। इस प्रकार की स्थितियां हुई होंगी, जिनको श्रेष्ठ विद्यार्थी उपलब्ध नहीं हुआ होगा। ऐसी कई प्रकार की जो बातें हैं, हमारी संस्कृति नष्ट होती गई। और यहाँ के जो विद्वान हैं उनकी विद्वत्ता में जरूर कमी आई होगी, क्योंकि विद्वान और विद्वत्ता ये बात मेरे से ज़्यादा कुछ ही लोग होंगे जो समझ सकते हैं। मैं पिछले कई वर्षों से अपनी गोरक्षा, क्योंकि मेरे शास्त्रों का जब अध्ययन किया, गुरुकुल भी चलाया, तो मुझे कुछ ये लगा कि इतने से कुछ होने वाला नहीं है। कुछ जमीन पर भी काम होना चाहिए, केवल शास्त्रों के पठन पाठन से कुछ नहीं होगा। तो जमीनी काम की दृष्टि से मैंने फिर कुछ और कई प्रकार की चीज़ समझने का प्रयास किया। मैं गो संवर्धन, गो आधारित जो हमारे सोसाइटी था उसको समझने का काफ़ी मेरा रहा है। और इस बीच में जो 0 बजट नेचुरल फार्मिंग, जो सुभाष पालेकर जी, यदि कोई नाम जानते हो, एक बहुत सुंदर उनका एक फार्मिंग मेथड है जो कि एक किसान को पूरी तरह स्वावलंबी करने का गो आधारित एक मेथड है। उसके साथ मेरा संपर्क हुआ, फिर उसका प्रचार प्रसार आदि में लगा। अपने शास्त्राध्ययन जो है एक प्रकार से स्थगित हो गया था पूरी तरह से। थोड़ी सी एक को मैं पढ़ाता हूँ, मनु जी आई हुई है, थोड़ा सा उससे मुझे आवृत्ति होती मैं कहता है, तो वो मुझे पढ़ा रही है। तो यदि शास्त्राध्ययन के लिए अनुकूल माहौल ना हो, बिना डिस्टर्बेंस का कोई माहौल ना हो, शास्त्रों का धारण करना बहुत कठिन है। विशेषकर व्याकरण के विषय में कहा जाता है पाक्षिको वैयाकरण, यानी वैयाकरण जो है ना, व्याकरण को भूलने में केवल 15 दिन लगते हैं। पढ़ने में तो जितना भी समय लगे, भूलने में 15 दिन लगते हैं। लगातार टच होना आवश्यक है। इस प्रकार की अव्यवस्थाओं में क्या हुआ होगा उस समय के ब्राह्मणों की कहना मुश्किल है। आज मैं देखता हूँ आज की परंपराएं, जो न्याय दर्शन पढ़ते हो केवल न्याय दर्शन पढ़ते हैं, जो व्याकरण पढ़ते हो केवल व्याकरण पढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि
एक ही पढ़ते, 2-3 शास्त्र भी पढ़ते हैं, पर ज़्यादातर प्रक्रिया हम देखते हैं। अरे ये न्यायिकों का है, ये सांख्य वालों का है, वेदांती हो फिर वेदांत ही पढ़ेगा। और न्याय दर्शन का पुणे में मेरा कई साल पहले किसी यज्ञ को देखने आया था, चातुर्मासी को। उस समय पता चला वो जो न्याय दर्शन पढ़ते पूरा 5 साल लगाते हैं। अब मेरे समझ में तो आया ही नहीं, क्योंकि हम तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल लगाते हैं। तो ये जो है जी जी अशोक तक जी नहीं, अभी वहाँ आएंगे धीरे धीरे थोड़ा सा। मुसलमान काल नहीं कर रहा हूँ मैं, उसी समय में हूँ मैं अभी। वो जब विस्थापन हुआ था, विस्थापन होने के कारण ये जो भीड़ बढ़ गई थी यहाँ गंगा जी की यहाँ, उस समय अव्यवस्था बहुत हुई, तो ब्राह्मणों को अनुकूल माहौल नहीं मिला। वे मुसलमानों के पास अभी पहुंचा ही नहीं, बहुत दूर है मुसलमान अभी। विस्थापन समय की बात है। तो उस समय उस अव्यवस्था में मुझे लगता है वहां से लेकर एक यानी आपत्काल मर्यादा नास्ती एक है, भागते हुए चोर के लंगोट पर्याप्त है, जो सर्वनाश समुत्पन्न अर्धन त्यजति पंडित है, ये सारे नीतियां हैं। एक व्यक्ति सारे 6 अंग 6 दर्शन वेद सब पढ़ने की क्षमता उन स्थितियों में नहीं हो पाती थी, तो ब्राह्मणों ने आपस में बांट लिया कि चलो तुम इस शास्त्र की रक्षा करो, तुम इसकी रक्षा करो, तुम इसकी रक्षा करो, तुम ऋग्वेद को ही पढ़ो और मत पढ़ो, ये तो बचे कम से कम, तुम तैत्तरीय पढ़ो, तुम माध्यन्दिन पढ़ो। शास्त्र आपस में बांटकर उसकी रक्षा करने का काम मुझे लगता है वहीं से शुरू हुआ है। महाभारत मुझे लगता है कि जी महाभारत के बाद हुआ है ये, यानी महाभारत के कितने बाद जो है ना, मुझे लगता है ये उस समय का है जो नैमिषारण्य में भी काफी समय बैठे थे। वो सारे उस समय हड़प्पन टाइम का था कि यहाँ से तो सब लोग आए थे, सारे यूपी की तरफ गए थे सारे, फिर ब्राह्मणों ने देखा कि व्यवस्था सब बिगड़ रही है। नैमिषारण्य में बैठ के वहाँ व्यास जी ने सबके लिए एक व्यवस्था दी है कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। किसी भी प्रकार से संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। आपातकाल में यह व्यवस्था बनाया जी। हाँ वो सूत, ठीक है, सूत और सौरक आदि को उन्होंने उपदेश दिया, ठीक है जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो ये जो व्यवस्था हुई है इसमें शास्त्रों की रक्षा हुई। हम उस समय की जो भी विद्वानों ने व्यवस्था किया उनके लिए मैं बहुत बहुत मैं आभार भी हूँ, या उनके लिए जो भी शब्दों की यानी कमी हो जाती है। पर इसमें एक संकट यह आया है कि क्योंकि एक एक विद्वान एक एक शास्त्र की रक्षा कर रहे थे, तो शास्त्रों के आपस की समन्वय इसमें संकट आया था। इस कारण से विद्वानों में विद्वत्ता की कमी, तत्व को समझने की कमी जरूर वहां से शुरू हो गई। और उसका परिणाम यह हुआ कि कुछ अवसरवादी हर जगह रहते हैं, या कई बार अच्छे भी व्यक्ति किसी परिस्थिति में गलत की तरफ जाता है। रामायण में जाबाली का हमारे उदाहरण है बहुत अच्छा। इस स्थिति में मुझे लगता है कि कुछ अवसरवादियों ने हमारे शास्त्रों में बहुत सारी मिलावटें की, विशेषकर कर्मकांड में मांस आदि का प्रयोग। बहुत ज्यादा अनाचार धीरे धीरे हमारे समाज में शुरू हुआ, और इसकी प्रतिक्रिया में गौतम बुद्ध और महावीर उन्होंने अपना मत शुरू किया। इसमें किसी का भी इंटेंशन गलत नहीं था, ना तो गौतम बुद्ध का इंटेंशन गलत था, ना महावीर का इंटेंशन गलत था। क्षमता की कमी थी। यदि किसी चीज से कमी आई है तो होना तो ये चाहिए था कि उसको साफ कर दो, पर वहां हुआ ये था। वास्तव में मुझे ये भी नहीं पता कि गौतम बुद्ध ने वेदों को मना किया था या नहीं किया था, पर आगे बौद्ध परंपरा वेद को मना करता आया। गौतम बुद्ध ने सिर्फ अपने एक दर्शन दिया था लोगों के सामने, और महावीर ने भी अपना दर्शन दिया था। तो गौतम बुद्ध कितने दर्शन दे सकते हैं? एक ही दे सकते हैं ना। महावीर भी एक ही दे सकते हैं।
पर बौद्धों में आज इतने सारे दर्शन, ये सारे गौतम बुद्ध ने नहीं दिया होगा। जैनियों में भी इतने सारी शाखाएं हैं और इतने सारे दर्शन हैं। इसका मतलब समस्या बाद में आई है, मूल में नहीं थी समस्या। सबका यही था कि ये जो चल रहा है गलत चल रहा है। कुछ पूछ रहे, इसको सुधारना चाहिए। पर हुआ क्या? हाँ, वर्णाश्रम धर्म पे तो कुछ भी नहीं कहा। ये महापुरुष थे, उन पे तो हमारा कोई प्रश्न नहीं है। उन्होंने उस समय जो बिगाड़ था, उस बिगाड़ को सुधारने के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ हो सकता था वो किया। पर संकट क्या हुआ, उनके कुछ अनुयायी बने, उनकी संख्या धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सी बढ़ती गई। अब उनकी अपनी इच्छा थी कि हमारा अस्तित्व हो। अब हमारा अस्तित्व कैसे होगा? आज भी आप समझ सकते हैं, दर्शन शास्त्र पढ़कर समझकर उसकी तरफ आकर्षित होने वालों की संख्या बहुत कम होगी। तो इस कारण से उन्होंने तरह तरह की कहानियां और अनेक प्रकार की टैक्टिक्स उन्होंने बनाया और उनके द्वारा लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया। यही काम जैनियों ने किया। जैसे उन्होंने किया वैसे ही सनातन धर्म में जो थे उनको भी कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करना पड़ा। ये क्रिया प्रतिक्रिया इतनी होती गई, दोनों के बीच में जो झगड़ा थी आज जो हिंदू मुस्लिम ईसाई की जो थी, करीब करीब उससे कोई कम नहीं हुई हो। इससे ब्राह्मणों की जो व्यवस्था है, ब्राह्मण जो अब तक अपने शास्त्र बचा कर रख रहे थे, वहां एक क्रिया प्रतिक्रिया की स्थिति आ गई। यानी मन जो है और ज्यादा एक संतुलित की होने की जगह एक बयासन होने लगा। आप समझने का प्रयास कीजिए। व्यक्ति जब तटस्थ होकर शास्त्रों को देखता है, उनको ठीक से समझ सकता है। जब बयासन होकर देखेगा कि इसका खंडन करना हमारा लक्ष्य है, वहां विद्वत्ता की और कमी आ जाती है। तो इन सबका परिणाम ये हुआ कि देश में क्षत्रियों के लिए मार्गदर्शन देने का काम जो ब्राह्मण करते थे वो उनका गौण हो गया, अपने ही छोटी छोटी बातों में उलझे रहे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में प्रमुखता से उन्हीं क्षत्रिय थे और क्षत्रिय के लिए फॉलोअर्स। जी हाँ, और इस कारण से जो भी वो सन्यासी बनते गए उन सब में राजनीति चलती थी। एक मिलिंद फनी ऐसा नाटक है, एक मिनियान्डर था, एक सेलुकस, उनके पास पहुंच गए थे। एक बौद्ध भिक्षु थे, जैन थे, फनी नाम से थे। तो यानी इनका संपर्क ग्रीक के साथ भी हुआ था। वो वहां से भी कुछ अपने धर्म की प्रचार प्रसार के लिए सहयोग के प्रयास की थी। राजनीति में उन्होंने जितना क्या किया होगा वो कल्पना कर सकते हैं। अब इसमें हुआ क्या, ब्राह्मण जो उस समय तक क्षत्रियों के ऊपर अपना आधिपत्य रखे हुए थे, यानी उनको मार्गदर्शन देने की क्षमता रखे हुए थे, ये बौद्ध और जैन आने पर ये डिफेंसिव में चले गए। कुछ जो निम्न स्तर की जो राजा थे, जिनका समर्थन ब्राह्मणों का, यानी जिनको ब्राह्मणों का समर्थन नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने रास्ता ढूंढिए जैनियों को, बौद्धों को समर्थन करो और उनसे समर्थन प्राप्त करो। ये आज की जो राजनीति है ना, पहले से भी मनुष्य वही है, बुद्धि वही है, समय के अनुसार और रूप बदलता है। जैसे धनानंद की बात आती है, ये बौद्धों को बहुत आश्रय दे रखा था और उसके बदले में बौद्धों से बहुत सपोर्ट भी लेते थे। जब राजकीय आश्रय उनको मिला तो सनातन धर्म फिर वो एक बैक स्टेप लेना पड़ा, डिफेंसिव में आना पड़ा। फिर उनको भी अपने आप को स्थापित करने के लिए राजकीय सहयोग की आवश्यकता होने लगी। ये बात समझ में आ रही है? इसका परिणाम ये हुआ कि ब्राह्मण क्षत्रिय के ऊपर कंट्रोल रखने की क्षमता खो दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि यहाँ के राजा, जिनको ब्राह्मणों की दूरदर्शिता का लाभ मिलता था, उससे वंचित हो गया। और इसी का परिणाम है आगे शेख और हून आदि कई प्रकार के आक्रमण यहाँ हुए हैं
कई जो वहाँ के जो आक्रांत था यहाँ शासन भी किया था थोड़े थोड़े समय, बहुत लंबा कोई टिका नहीं है, पर थोड़े समय जरूर यहाँ शासन किया था। यानी भारत जो अभेद्य था वो भेद उसका हो गया। जी हाँ, उससे जो है और ज्यादा बिगाड़ हुआ। तो ये जो परिवर्तन हुए हैं इसमें एक साथ में मैं ये कहना चाहूँगा अलेक्जेंडर के विषय में। अलेक्जेंडर जरूर भारत पर सबसे पहला आक्रांता था। मैं उस दृष्टि से भी दिखाना चाहूँगा भारत का जो उज्जवल भूतकाल रहा है। जैसे अब जो IIT खड़गपुर के अनुसार 7,000 वर्ष पुराना है, तो भारत पर सबसे पहला बाहरी आक्रमण कब हुआ? 2300 कुछ वर्ष पूर्व, 2300 कुछ वर्ष पूर्व हुआ। तो इसको 7000 में से सब्सट्रैक्ट कीजिएगा, क्या बचेगा? 4700 वर्ष करीब करीब हमारा देश, उससे पहले बिल्कुल नहीं था, ये मान रहे हम। 7000 वर्ष से ही भारत था, ऐसा अभी तात्कालिक रूप से अभ्युपगम सिद्धांत जो कहते हैं ना, उसके अनुसार 7000 वर्ष से ही था। तो कम से कम 4700 वर्ष भारत पर किसी ने नजर भी नहीं डाला। अब इतिहास में आप किसी भी संस्कृति को देखिएगा, चाहे ग्रीक हो, रोम हो, बेबीलोनिया हो, मेसोपोटामिया हो, मिस्र हो, कोई भी देखे आप, 1000 वर्ष से ज्यादा कोई भी नहीं रही। कोई भी संस्कृति 1000 वर्ष से ज्यादा नहीं टिकी। और हमारा यहाँ का पहला आक्रांता कब आया? 2300 वर्ष पूर्व। और यहाँ विजय उसका बिल्कुल हुआ नहीं था, लगभग मरा नहीं था, पर मरने की तैयारी करके यहाँ से भागना पड़ा। जो भारत पर उसका विजय की जो बात है वो सरासर झूठ है। उसकी जो कहानी बताई जाती है इतनी मूर्खता है। कहा जाता है कि वो टापू पे छुपा हुआ था, सुबह फिर आ गया यहाँ। उस रात को बहुत बारिश हुई थी, कीचड़ हुआ था। पोरस के पास हाथी थे, उसके पास घोड़े थे। हाथी उलझ गए थे और घोड़े खूब बढ़िया से दौड़ लगा रहे थे कीचड़ में। अब मैं कहता हूँ भैया आप कीचड़ करो एक ग्राउंड में और वह हाथी और घोड़े दोनों को छोड़ दो और देखो मूवमेंट किसका अच्छा होता है। प्रैक्टिकल करके देखो। अब ये इतिहास में पढ़ाया जाता है कि घोड़े तो बढ़िया सा मूवमेंट कर रहे थे, हाथी को घायल कर रहे थे, हाथी बेचारे फंसे हुए थे। जी इसी विषय पर था और उसमें यही बताया गया कि पोरस और उसकी सेना से भागकर वो जाते जाते उसकी मृत्यु हुई। अंग्रेजी वो अपने वापस पहुंच नहीं पाया, रास्ते में उसके लिए बताया कि सिकंदर अपने पोरस की भाला उनके फेफड़ों में लग गया था। वहां से किसी भी प्रकार से बच के चला गया, पर अभी यूनान नहीं पहुंचा था, रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो इससे उस समय कुछ नहीं हुआ। जो हुआ शेक और हुन के बाद ही यहाँ वास्तव में बाहर के आक्रांताओं का विजय हुआ। अलेक्जेंडर का कुछ नहीं हुआ, ग्रीक का यहाँ कोई इफेक्ट नहीं था। और बाद में चंद्रगुप्त ने तो सेल्यूकस को भी हरा के अपने अधीन कर दिया था। तो यानी भारत जो है अभेद्य नहीं रहा शेक और हुन के आने के बाद। और वो शासक जो भारत पर आके शासन भी किया था, तो इसमें केवल शासक का परिवर्तन हुआ, व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। वो यहाँ आए हैं, हमारी संस्कृति को स्वीकार करते हुए, उसी को अपनाते हुए शासन किया। जो यहाँ से गए थे तो यहाँ से संस्कृति को लेके गए। पूरा जो चीन और आगे का जो बौद्ध बने थे, कुछ तो पहले भी बने थे, पर यहाँ से भी जो आए थे लेकर गए थे। बौद्ध भिक्षुओं को भी, विद्वानों को लेके गए थे यहाँ से। पर इतना तो तब तक हो चुका था कि ब्राह्मण जो है अपने कर्तव्य निभाने में पूरी तरह वो चूक गया था, यानी वो वहां से डाउनफॉल हुआ था।
व्यवस्था इस लेवल तक बिगड़ चुकी थी कि वापस उसका उद्धार नहीं हो सका। 2-3 बार जरूर प्रयास हुआ था। शंकराचार्य ने प्रयत्न किया था। शंकराचार्य के काल को लेकर बड़ा संकट है। स्वामी दयानंद जी के अनुसार गौतम बुद्ध का समय करीब 3000 साल पुराना था और शंकराचार्य का समय 2000 साल पुराना था। और इतना तो मैं कहूँगा कि लुम्बिनी वन में जो गौतम बुद्ध का जो मंदिर मिला है वो 2600 साल पुराना है। कम से कम उससे पहले ही बुद्ध हुए होंगे। जी हाँ, लुम्बिनी वन में जो वह मंदिर का जो अवशेष मिले हैं उससे जो कैलकुलेट किया 2600 साल पुराना है। तो राजा जो है उस समय तक बहुत ज्यादा बिगड़े हुए नहीं थे। इतना जरूर था कि उनको ब्राह्मणों का मार्गदर्शन मिलना खत्म हो गया। जब मार्गदर्शन मिलना समाप्त हो गया, जो यहाँ एक नियम था कि एक चक्रवर्ती राजा हर समय होता था, वो बंद हो गया। राजा की दूरदृष्टि जो होनी थी कि जब तक चक्रवर्ती राजा ना हो तो बाहर से आक्रांताओं का हम सामना नहीं कर सकते, वो नहीं हो पाया। चाणक्य ने एक बार जरूर प्रयास किया था चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना में। काफ़ी हद तक उन्होंने सफलता की भी प्राप्ति करी, पर उनका विषय राजनीति तक सीमित था, दर्शन उनका विषय नहीं था। और दर्शन में घोर कमी थी, जिस कारण से अशोक के जो प्रश्न थे उनका उत्तर कोई उस समय नहीं दे पाया। इस कारण से बौद्ध मत, वैसे अशोक के विषय में अनेक प्रकार की विवाद भी है कि कलिंग युद्ध से पहले ही उन्होंने बौद्ध मत लिया था और बौद्ध मत लेने के बाद भी बहुत क्रूर था। यानी बाद में कलिंग युद्ध किया का मतलब बहुत क्रूर था। तो कई प्रकार की यानी बहुत ज़्यादा उसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है, पर व्यवस्थाएं बिगड़ना शुरू हो गई। और अशोक ने तो बहुत भयंकर एक वो काम किया था कि पूरा एक राजादेश जारी किया था कि कोई इस मेरे साम्राज्य में यज्ञ नहीं करेंगे। अकेले का एक उदाहरण पूरे हिंदुस्तान में हमारे इतिहास में कि जिसने दूसरा राज्य जीतने के बाद में वहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर नरसंहार किया। हालांकि पूरे इतिहास में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है। वो कुछ यानी ये बहुत बड़ा दौर्भाग्य है हमारा कि चाणक्य ने इतना पुरुषार्थ करके जिस सिस्टम को रिवाइव करने का प्रयास किया, उसी वंश में एक ऐसा आया जो इस सब को समाप्त करने में तुल्य है। हालांकि मेरे पुस्तक में अशोक के प्रति शायद कुछ अच्छे शब्द हैं, पर बाद में मैंने और जो पढ़ा उसके बाद मेरे विचार बदल गया। पर आप समझ लीजिएगा, ठीक है, वहाँ वो जो बातें मैंने लिखी शायद वो सही नहीं थी। तो अशोक के बाद शुंग वंश का पुष्यमित्र ने उसको रिवाइव करने का प्रयास किया। जो हमारे शास्त्र आदि का अध्ययन अध्यापन पूरा अशोक ने बंद करवाया था, उसका दोबारा रिवाइव करने का प्रयास किया। यानी आप देखिए कि कितना संकट आ रहा है। जैसे हमारे वर्कशॉप का आया, ये तो कुछ भी नहीं आया, पर कुछ तो आपका अनुभव हुआ होगा कि उन स्थितियों में क्या हुआ होगा। या तो फिर भी हमारी कंटिन्यूटी नहीं टूटी, हाँ, जगह तो बदलता रहा, यहाँ आने के बाद भी ये तीसरी जगह है, पर कंटिन्यूटी नहीं टूटी। पर उस समय क्या हुआ होगा, उस स्थिति में क्या उन्होंने रक्षा की होगी। कई बार जो है मैं विशेषकर आर्य समाज में देखता हूँ कि निंदा करने में इतना उलझ जाते हैं। भैया उस स्थिति में रहकर तो देखो, जो भी आज यहाँ तक आया है कोई छोटी बात नहीं है। तो इसके बाद क्या हुआ, आगे की इतिहास आपको बहुत ज़्यादा पता है। शेखा और हून के बाद राजवंश भी एक एक करके धीरे धीरे अपने एक आडंबरों को लाना शुरू किया। जैसे शत्रु को पीठ पीछे वार करना गलत है, ये वीरता का लक्षण नहीं है। श्री रामचंद्र जी महाराज बहुत बड़े कायर थे, जिनको वाली को पीठ पीछे मारना पड़ा, ये अर्थ हुआ ना। यानी ये सारे भगवान श्री रामचंद्र जी से ज़्यादा योद्धा बन गए जितने यहाँ के राजपूत थे। नीति नामक कोई चीज़ नहीं थी। इसके जानकारी हमें इससे भी मिलती है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र पठन पाठन विषय नहीं रहा, अलमारी में कहीं छुपा हुआ था, जो कि कुछ समय पहले करीब 100 साल पहले हमें मिला।
इसका मतलब क्या है? यहाँ के राजवंश राजनीति के अध्ययन छोड़ दिया था। अब जो राजवंश राजनीति के अध्ययन छोड़ दे वो देश की रक्षा कैसे करेंगे? जी अब ये कह नहीं सकता कि कहाँ से ये छूट गया। नहीं, बुद्ध तो उस समय तो राजनीति थी, बुद्ध के समय तो राजनीति थी, उसका पठन पाठन था, पर दर्शन शास्त्र नहीं थे। दर्शन शास्त्र थे तो एक एक अलग अलग समन्वित रूप सामने नहीं आ रहा था। जी अवस्था में ही पहले पढ़ने पढ़ाने के लिए। हाँ अवस्था में। सम्राट हर्षवर्धन का जी उसके बाद में ये जो संस्कृत विस्तार की संकल्पना थी वो टूट गई। जी हाँ, तो आकुंचन स्वाभाविक था, एक बार विस्तार बंद हो गया तो आकुंचन स्वाभाविक। हर्षवर्धन ने प्रयास बहुत किया था। ये जो पुष्प ये क्या बोलते हैं कुंभ जो लगते हैं, मेरे ख्याल से हर्षवर्धन से ही शुरू हुए थे कि समय समय पर उस समय इकट्ठा हो जा विद्वान और शास्त्र चर्चा करो, मतभेदों को दूर करो। पर वो ये सारे प्रयास जो है जो बिगाड़ के सामने बहुत छोटे पड़ रहे थे, तो बिगाड़ आगे चलता गया, सुधार बहुत ज़्यादा हो नहीं पाया। बोलता हूँ, आचार्य जी ने बड़ा अच्छा बोला है कुंभ मेले का। कुंभ मेले का हमारा जो आयोजन है ये निरंतरता है इसमें, और ये कुंभ मेले को हमें बचा के रखना है। इस पर अब इनकी अगली निगाह है, हमारे ईसाई मिशनरियों की अगली निगाह कुंभ मेले पर है, क्योंकि ये ऐसा निरंतरता ये दिखा रही है, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो ट्रेडिशन है उसकी तरफ। ये पहले ऐसा कुंभ मेला ऐसा आयोजन है जहाँ पे सभी धर्माचार्य आते हैं, और ये तोड़ता है इनके मिथ को कि जाति, इसमें कोई जाति नहीं, कोई भी जा सकता है, कोई भी स्नान कर सकता है, सब स्वीकृत है वहाँ, सारी स्वीकृति है उनके इस मिथ को, वैसे के मिथ को कि यहाँ पे जाति प्रथा है, इसको पूरी तरह प्रहार करता है। ये कुंभ मेले पर इनका मेजर टारगेट। और हमारे लोग इतने बोले क्या है, वहाँ स्टॉल लगाते हैं मुसलमान, स्टॉल लगाते हैं ईसाई कन्वर्जन में, स्टॉल लगाते हैं, स्टॉल लगता है इनका बाकायदा। जो लोग आ रहे हैं उनका स्टॉल लगता है, वो हार्वर्ड आप उसमें वीडियो देखिए, गांधी जी की वीडियो। उस संबंधी आपको जानकारी नेट से भी शायद मिलेगी।